माय डियर फ्रेंड, हाल के रेलवे एनटीपीसी पैटर्न को देखते हुए मैंने 1000 प्रश्नों को संकलित किया है। यहाँ से आपको ज़्यादातर प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं इन प्रश्नों के साथ कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके साथ साझा करूँगा और ये टोटली पिछले एग्जाम पैटर्न पर ही बेस्ड सारे प्रश्न होंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए रामबाण साबित होगा। आज का पहला प्रश्न है, एक धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने के अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, यह किस संविधान के अंतर्गत आता है? तो यह अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। एक पिछले ही एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? तो यह अवसर की समानता, व्यवसाय, व्यापार या फिर नौकरी में अवसर की समानता जो देने की बात कही गई है, वह अनुच्छेद 16 के अंतर्गत दिया गया है। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो आपका सही आंसर होगा 1980 ईस्वी में पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित किया गया था। भारतीय योजना के पहले ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव देने का श्रेय दिया जाता है एम विश्वेश्वरैया। ये हमारे इंजीनियर थे और इनके ही नाम पर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, इनके ही जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। यहाँ पे आप 3 डेट याद रखिएगा, तीनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 14 सितंबर हिंदी दिवस, 15 सितंबर इंजीनियर्स डे और 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब तीनों याद रखिएगा। पहला 14 सितंबर हिंदी दिवस, 15 सितंबर इंजीनियर्स डे, 16 सितंबर ओजोन दिवस। किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 स्थापित की गई है? तो सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछे जाते हैं, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। तो पहले हम राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के बारे में जानते हैं। 1988 में ही धुबरी से सादिया तक 891 किलोमीटर तक को राष्ट्रीय जल संख्या 2 घोषित किया गया था। चालू तो अभी हुआ है, कहाँ से कहाँ तक? धुबरी से सादिया तक यह राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया है। और यह धुबरी जो है, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बना एक बड़ा सा टर्मिनल है। आपसे पूछा गया था कौन सी नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है? आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। कितना किलोमीटर का है? 891 किलोमीटर का है। कहाँ से कहाँ तक? धुबरी से सादिया। आप पिक्चर में भी देखिए, यहाँ जो आपको ऊपर में दिख रहा है धुबरी से सादिया तक, ये राष्ट्रीय जलमार्ग 2 दिखाया जा रहा है। और नीचे जो आपको हल्दिया तक दिख रहा है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज से हल्दिया तक, यह राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 प्रयागराज से हल्दिया तक और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 धुबरी से सादिया तक। 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया है? तो 2022 के शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए बीजिंग शहर को चुना गया है। यानी 2022 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पे होगा? बीजिंग, चाइना में होगा। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है? यानी जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है किसमें? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। बात हो रही है विद्युत अपघटन की, उसमें जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है उसके बीच के विभवांतर को क्या कहा जाता है? इसे इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इलेक्ट्रोड वोल्ट भी आप बोल सकते हैं, इसे कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, यह आयरिश संविधान से लिए गए हैं। आयरिश संविधान यानी आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है। गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र और वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो यह मुख्य धुरी या मेन एक्सिस कहा जाता है, या इसे प्रिंसिपल एक्सिस भी कहा जाता है। अब थोड़ा पिक्चर से क्लियर कर लीजिए। जो भी गोलाकार लेंस या दर्पण होता है
उसके बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस दिखाया गया है, यानी उत्तल दर्पण दिखाया गया है। ये जो डॉटेड लाइन दिखाया गया है वो वर्टिकल लाइन है, और जो रेड कलर में एक लाइन आपको दिखाया गया है वह प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यह लेंस को बीचों बीच काटती हुई एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य धुरी कहते हैं। तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तराइन के दो लड़ाई काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, पहली लड़ाई और दूसरी लड़ाई। तो आपका ईस्वी है 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई है। अगर हम बात करें पहली लड़ाई की तो 1191 ईस्वी में लड़ी गई, और दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में लड़ी गई थी। यह दोनों ही लड़ाई तराइन के मैदान में लड़ी गई। किनके बीच लड़ी गई? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ी गई। पहला जो लड़ाई था उसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए, और दूसरी लड़ाई में 1192 की लड़ाई में मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। पहली लड़ाई कब हुई? 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो यहाँ पे होगा भारी उद्योग एवं पूंजीगत समानता जो था, यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। अब तो पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि योजना आयोग के जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग स्थापित किया गया है, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं, आपसे पूछा जाता है, नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। अभी नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं। यहाँ पे मैं आपको जितनी भी 12 पंचवर्षीय योजना है उन सभी का लिस्ट आपको बताता हूँ, उनके ईस्वी बताता हूँ, और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था वो बताता हूँ। जिसमें से पहली, दूसरी, छठी, ये सारी पंचवर्षीय योजनाएं इंपॉर्टेंट हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? यह 1951 से 56 तक थी, जिसमें कृषि की प्रधानता, कृषि को सबसे पहले स्तर पर रखा गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक रही, जिसमें उद्योग की प्राथमिकता और अवसर की जो आपको पूंजीवादी समानता की बात की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक रही, कृषि और उद्योग से संबंधित रहा। पांचवी पंचवर्षीय योजनाएं, यहाँ पे योजना अवकाश आपको दिख रहा होगा, तीन साल का। 66 से लेकर 66 के बाद सीधे 69 ईस्वी से 64 ईस्वी तक चौथी पंचवर्षीय योजना रही, जिसमें से गरीबी, न्याय के साथ गरीबी और विकास को हटाया जाना जो था, यह लक्ष्य रहा। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी और आत्मनिर्भरता लक्ष्य रहा। इसी तरह से आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो लास्ट पंचवर्षीय योजना है, 2012 से 2017 तक रहा, और उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, समग्र विकास का सुधार, ये उसका लक्ष्य रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 2012 से लेकर 2017 तक, और ये लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार माइंड में जरूर रखिए, क्योंकि यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। एंजियोस्पर्म में अपने बीज में से एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को क्या कहा जाता है? पॉली एम्ब्रॉयनी, POLYEMBRONY, इसे कहा जाता है पॉली एम्ब्रॉयनी। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। जो एंजियोस्पर्म, ऐसा होता क्या है कि मतलब एक बार ही फर्टिलाइजेशन हुआ है
तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बीज की उत्पत्ति होगी, लेकिन दो तीन एक से अधिक भ्रूण की उत्पत्ति जब होती है तो इसे हम पॉली एम्ब्रॉयनी कहते हैं। मांड कहाँ के लोक नृत्य की शैली है? आपको यहाँ पे बताना है मांड कहाँ के लोक नृत्य की शैली है। मांड कहाँ के लोक नृत्य की शैली है? तो सही आंसर जो होगा वह राजस्थान आपका सही आंसर है। ऑप्शन में जो आपको दिख रहा है वह महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका होगा यह राजस्थान होगा। महाराष्ट्र का लावनी यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कल्पित पुस्तक विज्ञान पुस्तक है ये, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है सुमित बसु, सुदीप्ता दास, अनोस ईरानी या नमिता गोखले। तो आप फिर से पुस्तक का नाम देखिए, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी यह पुस्तक का नाम है। किसके द्वारा लिखा गया है? सुमित बसु, सुदीप्ता दास, अनोस ईरानी या फिर नमिता गोखले। अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने तथा उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त होता है? तो यह अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त है। भारत का आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक जिसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, यहाँ पे सही आंसर होगा नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक। देखिए यह भारत की बात हो रही है, भारत के लिए HPI, तो यहाँ पे हाउसिंग प्राइस इंडेक्स हो जाता है। जबकि एक यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भी UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिसे हम ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं। आप उससे इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा। यहाँ पे भारत का पूछा गया है HPI किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो यहाँ पे HPI का मतलब हाउस प्राइसिंग इंडेक्स है। वेनेजुएला के घास के मैदानों को और किस रूप से जाना जाता है? तो सही आंसर होगा लोनास के नाम से जाना जाता है। कुछ अन्य घास के मैदानों को हम देखते हैं। पंपास यह अर्जेंटीना का घास का मैदान है। प्रेरी अमेरिका के घास का मैदान है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका के घास का मैदान है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। कैंटरबरी न्यूजीलैंड। स्टेपी ट्यूनीशिया। और आपने एक देखा वेनेजुएला, लोनास। ये जो 7 प्रमुख घास के मैदान हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसे याद कर लीजिए क्योंकि इसमें से ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए निम्न में से किस परिपथ का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। मेनली जो परिपथ के प्रकार होते हैं वह श्रेणी क्रम में होते हैं और संयोजन जो आप परिपथ को जोड़ते हैं जिसमें आप प्रतिरोध को जोड़ते हैं वह श्रेणी क्रम होता है, समांतर क्रम होता है। लेकिन जब अनियमित प्रतिरोध दिए जाते हैं तो वैसे केस में हम व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करके परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, आपको याद आएगा। ये पिक्चर आपने ज़रूर देखा होगा। यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज को दिखाया गया है जिसमें डिफरेंट अनियमित प्रतिरोध हैं, अलग अलग माप के प्रतिरोध हैं। निम्न में से कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय होने से बचाता है? रक्त के जो प्रकार होते हैं उसमें प्लाज्मा इंपॉर्टेंट होता है, यह रक्त का तरल भाग होता है। उसे अम्लीय या क्षारीय होने से कौन बचाता है? तो सही आंसर होगा वृक्क या किडनी। किडनी जो होता है वह हमारे रक्त प्लाज्मा को अम्लीय या अत्यधिक क्षारीय होने से बचाता है। निम्नलिखित में से किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती है?
तो यह मेटेलॉइड होता है, या हिंदी में इसे हम उपधातु कहते हैं। मुख्यतः 6 उपधातु होते हैं, आप उन सभी का नाम याद रखिए क्योंकि हाल के दिनों में प्रश्न देखे गए हैं। आपको दिया जाएगा प्रश्न, इनमें से कौन सा धातु नहीं है, और 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से ये 6 में से एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये तो उपधातु हैं, आपको यहाँ से आंसर क्लिक करना रहता है, कौन सा नहीं है कौन सा है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो धातु और अधातु की संख्या काफ़ी है, आप उसे याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन अधातुओं की संख्या 6 है। जो इम्पोर्टेंट उपधातु हैं, सॉरी उपधातु जो हैं वो 6 हैं, आप उनका नाम याद रखिए। मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे वैसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें हम मेटलॉइड या उपधातु कहते हैं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम। आप नाम याद रखिएगा, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम। ये प्रायः 6 जो हैं ये उपधातु कहे जाते हैं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम। क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा विनाइल क्लोराइड के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए, हर एक तत्व का या फिर यौगिकों का कुछ ना कुछ उपनाम होता है और कुछ वैज्ञानिक नाम होते हैं। जैसे अगर हम बात करें सिंपल सा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है जो कि उसका वैज्ञानिक नाम है। तथा अगर हम बात करें, IUPAC नाम है, अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड को साधारण भाषा में उसे नमक कहा जाता है या साधारण नमक कहा जाता है। उसी तरह क्लोरोएथेन, इसका जो फॉर्मूला होता है वह C2H5Cl होता है क्लोरोएथेन का, और इसे हम क्या कहते हैं? विनाइल क्लोराइड कहते हैं। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला भी याद रखिएगा क्योंकि जहाँ पे क्लोरोइथेन लिखा गया है वहाँ पे क्लोरोइथेन ना लिख के C2H5Cl का सामान्य नाम क्या है आपसे पूछा जा सकता है। तो वहाँ पे भी आंसर वही होगा, विनाइल क्लोराइड, बट आपको क्लोरोइथेन ना लिख के फॉर्मूला दिया जा सकता है। तो आप याद रखिए C2H5Cl। निम्न में से जिम्नास्टिक से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है? बैकवर्ड रोल, फॉरवर्ड रोल, बैलेंस, ये तीनों ही जिम्नास्टिक से संबंधित है। जबकि गली पॉइंट, ये गली जो वर्ड है यह क्रिकेट से संबंधित होता है। तो यहाँ पे बैकवर्ड रोल, फॉरवर्ड रोल और बैलेंस, ये तीनों ही जिम्नास्टिक से संबंधित वर्ड हैं। तो सही आंसर हो जाएगा D नंबर, क्योंकि ये जिम्नास्टिक से संबंधित वर्ड नहीं है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? सही आंसर होगा 7वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। और इसके तहत 3 जो आपने पढ़ा होगा, संघ सूची, राज्य सूची और केंद्र संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियों में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। जो राष्ट्रीय महत्व की वस्तुएं हैं उसे संघ सूची में रखा गया है, जो राज्य के लिए इम्पोर्टेंट हैं तो उसे राज्य सूची में रखा गया है, जो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं जैसे शिक्षा, तो ऐसे चीज़ों को समवर्ती सूची में रखा गया है। अरमाकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अरमाकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? आप जानते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को बायोडाइवर्सिटी का एक मेन अट्रैक्शन पॉइंट इंडिया में माना जाता है। और अगर बात हो रही है पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वह अरमाकोंडा, सर्वोच्च शिखर नहीं, अरमाकोंडा शिखर जो है वह पूर्वी घाट में पाया जाता है। कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? इसे हम बिलग्राम के भी युद्ध के नाम से जानते हैं, और यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया था। मुगल शासक हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया था। तो यहाँ से आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं। पहला तो युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? हुमायूं और सूर सम्राट शेरशाह के बीच में हुआ था। और इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ
कि हुमायूं शेरशाह सूरी द्वारा पराजित हो गया था और इसके बाद शेरशाह सूरी ने उसे देश निष्कासन के लिए विवश कर दिया, भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। इस तरह के जो भी प्रश्न हैं वह अगर आप मेरे एक वीडियो को देखिएगा हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में, मुगल डायनेस्टी 1 और 2, वो दोनों वीडियो आप देख लीजिए। वहाँ पे मैंने फुल डिटेल में एक कहानी के रूप में समझाया है कि किस तरह से हुमायूं ने शेरशाह को हराया, फिर शेरशाह ने किस तरह से उसे देश से निकालने की सजा दी, फिर वो कहाँ जाके रहे, फिर कुछ दिनों में किस तरह से हुमायूं मजबूत होके शेरशाह को हराया और पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो मैंने एक एक पॉइंट को फुल डिटेल में कहानी के रूप में समझाया। तो आपसे मेरा अनुरोध है आप जाके हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मुगल डायनेस्टी 1 और 2 को अवश्य देखिए। स्वेज नहर जोड़ती है, यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और अगर यहाँ पे पनामा नहर होता तो पनामा नहर अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगर बात हो रही है स्वेज नहर की तो यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यहाँ पे आपको सैटेलाइट व्यू दिखाया गया है स्वेज कैनाल का। तो जो येलो कलर में आपको रूट दिख रहा है प्रायर रूट है। अगर स्वेज कैनाल नहीं बना होता तो अगर इंडिया से ही हमें व्यापार करना रहता यूरोपीय कंट्री में तो मुझे इस प्रकार से होकर जाना पड़ता, इतनी दूरी तय करनी पड़ती। लेकिन स्वेज कैनाल बीच बीच से जगह बनाकर ये स्वेज कैनाल बनाया गया है। इस इंडिया भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज कैनाल। तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण डैश द्वारा किया जाता है। तो ये मैग्नस प्रभाव है, इससे आपने पढ़ा होगा 9th या 10th में यह है। तो तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण जो किया जाता है वह मैग्नस प्रभाव कहलाता है। और बॉल का जो यही सेम कंसेप्ट बॉल में भी लगता है। बॉल जब स्विंग कराया जाता है तो वह किस तरह से अपने पुराने मार्ग को छोड़कर एक नए मार्ग को अपनाता है, उसे ही हम मैग्नस प्रभाव कहते हैं। उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? तो आपको नाम मालूम ही होगा, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। फीफा का पूर्ण रूप क्या है? फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। यहाँ जो आप फुल फॉर्म देख रहे हैं वह फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, यह इंग्लिश में नहीं है, यह फ्रेंच भाषा में है। तो फ्रेंच भाषा में इसका फुल फॉर्म है। और हेडक्वार्टर जो है फीफा का वह ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो आपसे ये 2-3 सवाल पूछे जा सकते हैं, फीफा का फुल फॉर्म क्या है और ये किस लैंग्वेज का है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के डैश के आधार पर भेदभाव के निषेध का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक में भेदभाव ना हो, इसका चर्चा किया गया है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 की अगर हम बात करते हैं तो अवसर की समानता, व्यापार एवं व्यवसाय में अवसर की समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है, छुआछूत के अंत की बात की गई है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। तो आप ये 4-5 अनुच्छेद याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं 15, 16, 17 और 18। फिर से मैं एक बार बताता हूँ, 15 में धर्म, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव ना हो, इसकी बात की गई है। 16 में व्यापार, व्यवसाय और नौकरी में अवसर की समानता की बात की गई है। 17 में अस्पृश्यता के अंत या छुआछूत के अंत की बात की गई है। 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। तो यह महत्वपूर्ण कुछ अनुच्छेद थे।
उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिसिस बल किस दिशा से आने वाली हवाओं को निष्प्रभावी कर देता है? ये कोरियोलिसिस बल जब आप पढ़िएगा मॉनसून चैप्टर, तो वहाँ पे मैं आपको बताया हूँ कोरियोलिसिस बल क्या होता है। तो यह दाईं तरफ से आने वाली हवाओं को निष्प्रभावी कर देता है। जैन उल अबदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था। वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? तो वह कश्मीर का सुल्तान था। जैनुल आबदीन बहुत ही फेमस सुल्तान था और महान सम्राट था कश्मीर का। मैं आपको बताता हूँ इसे किस किस उपाधि से नवाजा गया था। जैनुल आबदीन, इसके किए गए कार्यों के लिए इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। जिस तरह अकबर बहुत ही सहिष्णु था, हर धर्म को मानता था, उसी तरह जैनुल आबदीन भी धर्म के प्रति कट्टर नहीं था, तो उसे कश्मीर का अकबर कहा गया है। और मूल्य नियंत्रण की पद्धति चलाने के कारण उसे कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा गया है। तो इसे दो उपाधि दी गई है, कश्मीर का अकबर और कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी। जैनुल आबदीन को कश्मीरी अभी भी वड शाह यानी महान सुल्तान के नाम से पुकारते हैं और वह कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखा करता था। किस उपनाम से? कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखने का शौक था जैनुल आबदीन को, और आज भी कश्मीरी लोग उसे बड शाह के नाम से बुलाते हैं। और इसके सुधार परिवर्तन की अगर बात करें तो आबदीन ने जजिया कर हटाया था और राज्य में गाय का वध निषिद्ध कर दिया था। उसके प्रशासन में अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे। इसीलिए तो लिखा गया है प्रश्न में कि सहिष्णु कौन सा था। और शासनकाल जो है यह 1420 से 1470 ईस्वी के लगभग माना जाता है। तो जैनुल आबदीन एक महान शासक कश्मीर के थे। निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध कुश्ती के खेल से है? तो नेल्सन शब्द का संबंध कुश्ती के खेल से है। जॉकी, ऑफ ड्राइव, सर्विस, ये सभी कुश्ती से संबंधित वर्ड नहीं है। नेल्सन शब्द कुश्ती के खेल से संबंधित है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो यह संविधान के 11वें भाग में केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का विवरण दिया गया है। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? दजला नदी के किनारे बगदाद स्थित है। यह इराक की राजधानी है बगदाद। राज्यपाल का कार्यकाल कब तक होता है? तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति के इच्छानुसार, क्योंकि राष्ट्रपति जब तक चाहे राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। जब वह चाहे तो उसका ट्रांसफ़र करके एक राज्य से दूसरे राज्य कर सकता है या फिर उसे हटा सकता है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? तो यह यांगजी सिक्यांग नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है और यह चीन में ही प्रारंभ होती है और पूर्वी चाइना सी में जाके बहती है। मतलब लास्टली यह पूर्वी चाइना सी में मिल जाती है और चीन से ही प्रारंभ होकर चीन में ही ख़त्म होने वाली यह पहली सबसे लंबी नदी एशिया की है, यांगजी सिक्यांग। तो यहाँ पे पिक्चर को जूम कर करके दिखाया गया है। जो लेफ्ट सबसे नीचे के कॉर्नर पे आपको रेड कलर से दिख रहा है वह चाइना को दिखाया गया है, भारत के ऊपर चाइना दिखाया गया है। फिर चीन में ये आप उसके जस्ट बगल जो राइट हैंड लोअर कॉर्नर पे है उसमें दिखाया गया है चाइना और उस नदी को दिखाया गया है। फिर वो नदी कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है ये आपको सैटेलाइट व्यू से दिखाया गया है। वुहान, नानजिंग, संघाई, इन सभी से होते हुए पूर्वी चाइना सी में जाकर मिल जाती है। तो ये नदी कौन सी है? यांगजी सिक्यांग सबसे लंबी नदी एशिया की है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार का चर्चा भाग 3 में किया गया है।
मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? यानी मंत्रिपरिषद जो प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद है या फिर विधानमंडल का मंत्रिपरिषद है यानी मुख्यमंत्री का मंत्रिपरिषद है, उसमें मैक्सिमम कितने मंत्री हो सकते हैं, इसका निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हुआ? तो सही आंसर है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। पहले तो ये जानना जरूरी है कि 91वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो ये 2003 ईस्वी में हुआ। यह अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। यानी 15%, अभी जो लोकसभा में सीटें हैं 545, उसका 15% आप निकालिए और उतने ही अगर मैक्सिमम मंत्री होंगे प्रधानमंत्री के कैबिनेट में तो उतने ही मंत्री हो सकते हैं, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार सभी को मिला करके। यानी 15% से ज़्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती है। निम्न में से किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो यह मोहिनी अट्टम जो केरल का प्रसिद्ध नृत्य है, इसे ही मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? यानी जितने भी कृषि श्रमिक हैं उसमें महिलाएं कितना प्रतिशत काम करती है, कितना प्रतिशत महिलाएं कृषि से संबंधित हैं? तो ये 55% महिलाएं हैं जो कृषि से संबंधित हैं। यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। निम्न में से किस खेल की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में नहीं हुई? तो एशिया महाद्वीप में फुटबॉल खेल की उत्पत्ति नहीं हुई है। कबड्डी, लूडो और शतरंज। लूडो को पहले पच्चीसी के नाम से जाना जाता था, तो ये सभी का उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में हुई है, जबकि फुटबॉल जो है यह इंग्लैंड से संबंधित है। फुटबॉल जो है यह चाइना से संबंधित है। चीन में इसका सबसे पहला उद्भव हुआ था। निम्न में से किसका यह मानना है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन है? अर्थशास्त्र की परिभाषा डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से दी है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको रॉबिन्सन्स के द्वारा बताया था कि अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा दी गई है। अभी आप देख रहे होंगे कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। यह अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा कहा गया था। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपको मालूम ही होगा, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। अब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि धुआंधार जलप्रपात किस जगह पर स्थित है। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? तो यह शूद्रक की प्रसिद्ध कृति है मृच्छकटिकम। कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट-60 का उपयोग किया जाता है। बाह्य विकिरण थेरेपी दो तरह की इलाज कैंसर के लिए जो फेमस होता है, आपने भी सुना होगा। एक कीमोथेरेपी दिया जाता है जिसमें केमिकल्स को मिला करके दिया जाता है जो डैमेज सेल को ख़त्म करता है, और उसके बाद रेडियोथेरेपी दिया जाता है, रेडिएशन जिसे हम कहते हैं। तो उस रेडिएशन में कोबाल्ट-60 का उपयोग किया जाता है। महिलाओं का लिंग परीक्षण किन ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ? तो 1968 ईस्वी से महिलाओं का लिंग परीक्षण प्रारंभ हुआ था। और लिंग परीक्षण होता क्या है एक्चुअली, आप समझिए कि ओलंपिक खेलों में पाया गया कि जो महिलाएं चैंपियंस हो रही हैं वो बाद में पता करने पर वह समलैंगिक या फिर उसमें जो हार्मोनल चेंजिंग है वो पुरुषों जैसा पाया गया था। रनिंग के सेक्टर में जो रेस होता है उसमें ऐसा पाया गया था। तो उनसे एक महिला थी, स्टेपी करके कुछ नाम था उनका, उनसे वह पदक भी छीन लिया गया था क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंजिंग या फिर आनुवंशिकता की वजह से उनमें जो पुरुषों वाला जीन था और उनका जो स्टैमिना था वो पुरुषों वाला था। महिलाओं में उन्होंने रेस जीता था।
तो इसके लिए यह पदक उनसे छीन लिया गया था। इसीलिए महिलाओं का लिंग निर्धारण स्टार्ट हुआ 1968 के ओलंपिक से। किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? तो आप जानते ही हैं, जैसे ऑर्थोपोडा, सिलेंट्रेटा, टिनोफेरा, ये सारे जो हैं ये जीवों के वर्गीकरण के आधार पर, मतलब वर्गीकरण के प्रकार हैं, इसी के अंतर्गत जीवों को रखा गया है। तो अभी पूछा गया है स्पंज किसे कहा जाता है? तो पॉरीफेरा वर्ग के जितने भी सदस्य होते हैं उन्हें स्पंज भी कहा जाता है। भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किसी भी सदन द्वारा हो सकता है, उच्च सदन या निम्न सदन। देखिए, मेनली जो प्रधानमंत्री का जो पद होता है उसके लिए जो योग्यताएं हैं, 25 वर्ष आयु हो, लोकसभा का सदस्य हो, और फिर भारत का नागरिक हो, ये सारी योग्यताएं प्रमुख हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जो होता है वह कोई भी आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, बाद में उसे ये सारी शर्तें पूरी करनी पड़ेगी 6 महीने के भीतर। और इसीलिए बन सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री के पद की व्याख्या की गई है, बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वह रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। अगर मैकमोहन लाइन की बात करें तो भारत और चाइना के बीच की रेखा मैकमोहन लाइन कहलाती है। डुरंड रेखा पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन पाकिस्तान अलग होने के बाद यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, डुरंड रेखा। कोशिकांगों में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है, निम्न में से कौन सी है? यानी किसमें पाई जाती है सेंट्रियोल? तो यह सेंट्रोसोम जो होता है वह है, यहाँ पे सही आंसर सी नंबर होगा, सेंट्रोसोम। पिछोला झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पिछोला झील यह राजस्थान में स्थित है। झीलों से संबंधित प्रश्न आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे सुखना झील कहाँ पे स्थित है? तो ये चंडीगढ़ में स्थित है। पिछोला झील कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। सी मोररी झील कहाँ पे स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह हाल के दिनों में पूछे गए प्रश्न हैं। स्लोप वाली बैटर दीवारें किस सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है? तो तुगलक काल, दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक काल था उसमें स्लोप वाली दीवारें बनाई जाती थी, यह उसके ही स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है। राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास किस किस प्रकार का निषेधाधिकार, वीटो, यानी निषेधाधिकार को ही वीटो कहते हैं, वीटो पावर होता है। राज्य के बारे में कोई कानून बन रहा है, राज्य अधिनियम बन रहा है, उसमें राष्ट्रपति के पास कौन सा अधिकार होता है? पूर्ण निषेधाधिकार होता है। अगर हम बात करें पॉकेट वीटो की, तो राष्ट्रपति को अधिकार होता है, अगर वो जवाब नहीं देना चाहता है तो वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। एक बार पोस्टल के केस में ऐसा हुआ था, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह उस समय थे, उन्होंने उस अधिनियम को जो भी वह मतलब संशोधन करके भेजा गया था उनके पास साइन के लिए, उसे उन्होंने अपने पॉकेट में रख लिया, यानी उसका उत्तर ही नहीं दिया। एक होता है निलंबन निषेधाधिकार। निलंबन निषेधाधिकार राष्ट्रपति का वह अधिकार होता है जब कोई संसद, दोनों सदन से अगर पारित होकर कोई विधेयक उनके पास जाता है तो फिर वो लौटा सकते हैं, इसे हम निलंबन निषेधाधिकार कहते हैं। पादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? तो यह पादशाहनामा पुस्तक शाहजहां के बारे में लिखी गई है। तो इस प्रसिद्ध पुस्तक के जो लेखक थे वह अब्दुल हामिद लाहौरी थे। पादशाहनामा पुस्तक के लेखक अब्दुल हामिद लाहौरी थे। और ये किनके बारे में लिखी गई है? मुगल सम्राट शाहजहां के बारे में लिखी गई है। पीली क्रांति किसके उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? तो आप जानते ही होंगे, जैसे श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है, हरित क्रांति खाद्यान्नों के उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मछली के उत्पादन से संबंधित है, उसी तरह पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। याद रखने के लिए आप, जैसे सरसों एक तिलहन है,
सरसों का तेल होता है। और सरसों का जब आप गांव घर में या कहीं भी देखे होंगे सरसों का पौधा, तो उसके ऊपर पीला पीला फूल खिला रहता है। तो इस तरह से याद रखिएगा, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित है। निम्न में से किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो होते हैं वह भारत में काफ़ी पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन, क्योंकि पर्णपाती क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप देखते होंगे जब ठंडा का मौसम आता है तो वृक्ष के पत्ते झड़ने लगते हैं, और वही जब सरस्वती पूजा यानी फरवरी मार्च का टाइम आता है तो पेड़ों में नए पत्ते बन के आते हैं। तो ये पर्णपाती जंगल का ही लक्षण होता है। और उष्णकटिबंधीय इसीलिए क्योंकि भारत उष्णकटिबंध में पाया जाता है। आर्द्र इसीलिए क्योंकि मानसूनी वर्षा भी यहाँ पे होती है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत में पाए जाते हैं। आप इस तरह से इसे समझ के याद रखिए। हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसने लिखी थी? तो यह मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था, पद्मावत। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? यह तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने भी कितनी बार बताया। पानीपत की पहली, दूसरी और तीसरी लड़ाई। पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 ईस्वी में। दूसरी लड़ाई में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 1556 ईस्वी में। तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था 1761 ईस्वी में। तो 26, 56 और 61 आप इस तरह से याद रखिएगा। 2 1526, 1556 और 1 1761। जलीय दबाव का कौन सा तनाव उत्पन्न होता है? तो जलीय दबाव के द्वारा किस तरह का तनाव उत्पन्न होता है? तो जल जो वाटर प्रेशर होता है उसके कारण आयतनिक तनाव यानी पूरे वॉल्यूम पर उसका इफेक्ट होता है। निम्न में से कौन सा खेल हाथ से हाथ का मुकाबला है? ये तो एकदम ही हल्का सा क्वेश्चन है। जूडो जो है वह हाथ से हाथ का मुकाबला होता है। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया? तो यहाँ पे सही आंसर है रजिया सुल्तान। इसे ही इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया। रजिया सुल्तान, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यह भारत की पहली महिला शासिका थी। इसका जन्म 1205 ईस्वी में हुआ था और यह दिल्ली की गद्दी पर 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। मैंने जो दिल्ली सल्तनत के वीडियो बनाए हैं वहाँ पे मैंने फुल गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश, सैयद वंश, इन सभी को फुल डिटेल में कवर किया है। वहाँ मैंने बताया है कि किस तरह से रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश ने उत्तराधिकार दिया और उसके भाइयों ने उससे यह अधिकार छीनने का प्रयास किया। तो आप एक बार अवश्य उस वीडियो को देखिए। हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर दिल्ली सल्तनत 1 और पार्ट 2 ये दोनों वीडियो आप देखिए, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पूर्वगामी नदी है? तो पूर्वगामी जो नदी है यह सिंधु नदी है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूँ, वो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यह निकलती कहाँ है? तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट शिनकाबाब नामक जलधारा है, वहाँ से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो याद रखिएगा, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से शिनकाबाब नामक जलधारा से सिंधु नदी निकलती है और इसकी जो टोटल लंबाई है वह 3200 किलोमीटर के लगभग है और यह तिब्बत और कश्मीर के बीच में बहती है। और नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से घूमकर यह दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीच से गुजरती है और फिर जाकर अरब सागर में मिलती है। तो यह ज़्यादातर भाग इसका पाकिस्तान में ही बहता है। 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह नंगा पर्वत, यह पूछता है आपसे कि नंगा पर्वत के पास से कौन सी नदी गुजरती है? तो यह सिंधु नदी ही है। और याद रखिएगा कहाँ से उद्गम हुआ है? मानसरोवर झील के पास शिनकाबाब नामक जलधारा से सिंधु नदी का उद्गम हुआ है। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको भी मालूम होगा।
राष्ट्रपति जो है यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और यह भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाने का कार्य होता है वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वह शपथ दिलाते हैं। बट यहाँ पे बात हो रही है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। बहुत ही फेमस और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। आंद्रे अगासे का उपनाम क्या है? तो इनका नाम है द लास वेगास किड। और आंद्रे अगासे जो हैं यह अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं। आंद्रे अगासे, द लास वेगास किड इनका उपनाम है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो तारापुर आपको मालूम होगा, तारापुर ये महाराष्ट्र का जगह है जहाँ पे सबसे पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। भारत का सबसे प्राचीन और सबसे पहला जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र था वह तारापुर महाराष्ट्र में ही है। उच्च से निम्न शीर्ष की ओर बहने वाली महासागरीय जलधाराएं क्या कहलाती है? तो यह ठंडी जलधारा कहलाती है, आपको भी मालूम है। उच्च शीर्ष कहने का मतलब है जो पोलार रीजन से धाराएं बहती है, जो धाराएं पोल से विषुवत रेखा की ओर आती है वह ठंडी जलधारा होती है, और जो विषुवत रेखा से पोल की तरफ यानी ध्रुव की तरफ जाती है वह गर्म जलधारा कहलाती है। तो आपको अगर ये मालूम होगा कि ये जलधारा किस ओर बहती है तो आप उसे गर्म जलधारा है या ठंडी जलधारा है आप यह बता सकते हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम, यह एक गर्म जलधारा है। इंडियम तत्व का परमाणु संख्या कितना है? देखिए किस तरह से प्रश्न को ट्विस्ट किया गया है। तो इंडियम तत्व का जो परमाणु संख्या है वह 49 है। तो इंडियम तत्व का आप देख रहे हैं जो सिंबल है वह IN है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है, जो परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक है वह 49 है। आपसे परमाणु क्रमांक ही पूछा गया था। इंडियम का परमाणु क्रमांक 49 है। आप एटॉमिक वेट भी याद कीजिएगा, 114.818, यह इसका एटॉमिक वेट है। सिंबल, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट आप अवश्य याद रखिएगा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है क्रिप्टन 4D1, 4D10, 5s2 एंड 5p1। क्रिप्टन 4D10, 5s2 एंड 5p1, यह जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो यह बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है तैराकी से संबंधित शब्द है, कई बार पूछे गए हैं। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिख रहा है इसमें तैराकी से संबंधित है। और देखिए किस तरह से बटरफ्लाई की तरह पंख जो है वो मतलब हाथ को पंख की तरह बना के जो तैरने का काम होता है, इसे हम बटरफ्लाई स्ट्रोक कहते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो त्वरण जो होता है वो वेग बटे समय होता है। उसी तरह अगर आपसे वेग पूछा जाए यानी वेलोसिटी पूछा जाए तो वह होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी विस्थापन बटे समय जो होता है वह वेग होता है, वेलोसिटी होता है। और जब त्वरण या एक्सेलरेशन की बात होती है तो वह वेग बटे समय होता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल को ही एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। IUPAC नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यह सबका एक स्पेशल नाम जो भी तत्व होते हैं उसका दिया जाता है, या जो भी यौगिक होते हैं। तो इसका जो IUPAC नाम है वह एथेनोइक अम्ल है, एसिटिक अम्ल। नाइट्रस ऑक्साइड HNO2 का आयनीकरण नियतांक कितना होता है? आयनाइजेशन कांस्टेंट कितना होता है? देखिए कितने हार्ड प्रश्न भी पूछे गए हैं। 4.5 गुने 10⁻⁻⁴, 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴ जो होता है यह नाइट्रस ऑक्साइड का आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है। शीर्ष ग्रंथि जो पीनियल ग्लैंड होता है उससे क्या स्रावित होता है? तो मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। और इसका जब मैं कार्य बताऊंगा आपको तो आपको
बहुत ही मतलब आश्चर्य होगा कि यही है जो नेचुरली हमें नींद देता है। तो मेलाटोनिन यह कहाँ से स्रावित होता है, पहले आप ये याद रखिएगा, पीनियल ग्लैंड से स्रावित होता है। और यह पीनियल ग्लैंड एक मटर के दाने के बराबर होता है। पीनियल ग्लैंड सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वह मटर के दाने के बराबर होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अभी बात हो रही है पीनियल ग्लैंड की, तो पीनियल ग्लैंड दिमाग में स्थित होता है और यहाँ से एक मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो हमें नींद आने लगता है। जब ये हार्मोन स्रावित होता है तो हमें नींद आने लगता है। और यह देखिए क्या लिखा हुआ है, पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन कुदरती तौर पर शाम से स्रावित होने लगता है। शाम होते ही आपके जो दिमाग से पीनियल ग्लैंड है वहाँ से मेलाटोनिन स्रावित होता है और आपको धीरे धीरे रात होते होते नींद आ जाती है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है वह स्विस फ्रैंक है। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है वह बर्न है और जो इसकी जुडिशियल राजधानी है वह लुसाने है। लुसाने स्विट्जरलैंड की जुडिशियल राजधानी है, न्यायिक राजधानी है। और अगर हम बात करें प्रशासनिक राजधानी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल की तो वह बर्न है और मुद्रा का नाम स्विस फ्रैंक है। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो यह जॉर्ज एमिल पैलाडे हैं जिन्होंने कोशिका में राइबोसोम की खोज की थी। देखिए मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूँ ये प्रश्न अभी जो एनटीपीसी चल रहा है उसमें कई बार पूछे भी गए हैं और मैं बहुत दिनों से यह प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। जो स्टूडेंट इसे प्रतिदिन देखते होंगे उनको पता होगा कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कॉर्नर किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो यह फुटबॉल से संबंधित वर्ड है, कॉर्नर किक। भारतीय संसद का निचला सदन कहलाता है? तो भारतीय सदन का निचला सदन लोकसभा कहलाता है और अपर हाउस यानी उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? तो यह गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वह श्रवणबेलगोला है। अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, मैरी कॉम के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी। राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो राज्य विधानसभा का जो चुनाव होता है उसका भी दायित्व केंद्रीय चुनाव आयोग के पास होता है। केंद्रीय चुनाव आयोग राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व होता है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? चीन, थाईलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ऑब्वियसली ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, आपको भी मालूम होगा। थाईलैंड की सीमा भारत से नहीं मिलती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन हमारे पड़ोसी देश हैं। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्यों को वो नियुक्त मतलब अपॉइंट करते हैं, 12 सदस्यों को राज्यसभा में। कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब CC&FC की स्थापना कब की गई? तो यह 1792 ईस्वी में कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना की गई थी। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ है? कभी कभी आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह भारत खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय जो है यह नई दिल्ली में है। और यह कब से मतलब ऑपरेशन में कब से आया? तो अगस्त 2011 ईस्वी में से यह काम कर रहा है। अगस्त 2011 याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी कितनी है?
तो 778.5 मिलियन किलोमीटर सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था यह बॉम्बे में हुआ था। एक संस्कृत कॉलेज था जहाँ पे यह अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन्होंने किया था तो A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कहाँ पे अधिवेशन हुआ था? पहला बॉम्बे में हुआ था। पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए जाते हैं? जो अजंता की पेंटिंग्स है उसमें से पद्मपाणि बोधिसत्व यह बहुत ही फेमस है, भगवान की तस्वीर है। तो यह मैं आपको दिखाता हूँ, आप एक बार देख लीजिए, जो कि बहुत ही फेमस हुआ है। अजंता की गुफाओं में यह चित्र पाए गए हैं। आप जूम करके भी देख सकते हैं। यह जो है पेंटिंग बोधिसत्व पेंटिंग है, पद्मपाणि बोधिसत्व का यह पिक्चर है। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैचों में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो यह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर थी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैचों में शतक बनाई थी। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है, आप तीनों का याद रखिए। 13वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह डॉक्टर विजय केलकर हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी हैं। इसमें ही तीनों दिया हुआ है। पहला जो ए ऑप्शन है वह 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर विजय एल केलकर, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी हैं और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। तो ये याद रखिएगा, NK सिंह 15वें और हाल का जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष हैं। 15वें वित्त आयोग का जो कार्य अवधि है वह 2020 से 2025 तक है। वित्त आयोग 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। आपदा प्रबंधन विधेयक अधिनियम कब पास हुआ था? तो आपदा प्रबंधन विधेयक अधिनियम जो था यह 2005 ईस्वी में पास हुआ था। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? देखिए यह प्रश्न जो है मैं आपको बताता हूँ, 17 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? 1951, 1952। ऑप्शन थोड़ा चेंज था लेकिन यह सेम क्वेश्चन पूछा गया था। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? 1951, 1952 में। 17 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट का यह प्रश्न पूछा गया है। रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। मोरक्को की राजधानी है, तो यह मोरक्को की जो राजधानी है वह रबात मोरक्को की राजधानी है। निम्न में से भारत के किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? ऑब्वियसली जिस तरह से लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, उसी तरह विधानसभा सीटों की संख्या जो है वह उत्तर प्रदेश में ही ज़्यादा है। अप्रॉक्स 404 के लगभग विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है। एका आंदोलन के नेता कौन थे? तो एका आंदोलन के नेता मदारी पासी थे। थोड़ा डिटेल में जानते हैं। एका आंदोलन यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के घटक के रूप में जाना जाता है और उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच और सीतापुर जिले में लगान में वृद्धि और उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों ने यह आंदोलन चलाया था। तो मेनली कहाँ के किसानों ने एका आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था? अवध के किसानों में। और किस किस एरिया में कर बढ़ोतरी हुई थी? उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच और सीतापुर में कर बढ़ोतरी होने के कारण अवध के किसानों ने यह आंदोलन चलाया था और इसमें जमींदार लोग भी शामिल हुए थे। इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वह 2 व्यक्ति थे, मदारी पासी और सहदेव। ये दोनों ही नेता थे और ये किस वर्ग से बिलोंग करते थे? निम्न किसान वर्ग से बिलोंग करते थे। तो आप याद रखिएगा,
इसके नेता कौन थे? मदारी पासी और सहदेव। कहाँ के किसानों ने यह आंदोलन चलाया था? अवध के किसानों ने यह आंदोलन चलाया था। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ये तो हो चुका है 1951-52 में। मृदा का मृत कार्बनिक घटक कहलाता है। तो मृदा का जो मृत कार्बनिक घटक कहलाता है वह ह्यूमस कहलाता है। मृदा का मृत कार्बनिक घटक क्या कहलाता है? ह्यूमस कहलाता है। पद्मा नदी किस देश में बहती है? तो पद्मा नदी बांग्लादेश में बहती है। तो यह पद्मा एक नदी है जो बांग्लादेश में गंगा की मुख्य धारा है। अर्थात गंगा नदी बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करती है उसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी की ही मुख्य धारा जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। एसआई पद्धति में गुणज 10⁻⁻21 का उपसर्ग क्या है? यानी 10⁻⁻21 को क्या कहा जाता है? जैसे 10⁻⁻9 को नैनो कहा जाता है, तो उसी तरह 10⁻⁻21 को क्या कहा जाता है? इसे जैप्टो के नाम से जानते हैं। जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी? तो ये जीवन स्मृति जो पुस्तक है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। जीवन स्मृति नाम याद रखिएगा। जीवन स्मृति यह पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? क्रिस्टियान ह्यूजेंस के द्वारा प्रकाश तरंग का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया। प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? क्रिस्टियान ह्यूजेंस के द्वारा प्रकाश तरंग का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो ये पेले, लियोनेल मेसी, नेमार और माइकल शूमाकर। इसमें से जो माइकल शूमाकर है वह फुटबॉल से संबंधित नहीं है, जबकि पेले, लियोनेल मेसी और नेमार ये तीनों फुटबॉल से संबंधित हैं। माइकल शूमाकर या फार्मूला 1 रेसिंग से संबंधित हैं, जर्मन के खिलाड़ी हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है? सबसे हल्का प्रश्न। 5 साल के लिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब से पूछा जाता है किस पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो वह पद्धति होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नागरों और दक्षिण के द्रविड़ों का संबंध किससे है? तो यह मंदिर कला की शैली है। नागर शैली जो है यह उत्तर भारत में प्रसिद्ध है और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली जो है यह दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। या आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर भारत की मंदिर कला शैली को किस नाम से जानते हैं? फिर पूछा जाएगा दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण कला शैली को किस नाम से जानते हैं? तो यह उत्तर भारत में नागर और दक्षिण भारत में द्रविड़। 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की जो अध्यक्षता था यह जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं? तो यह भारत का जो संघ शासित प्रदेश होता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शासित होता है। जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, पुडुचेरी, इन सभी में मेनली मुख्यमंत्री भी होते हैं। किसी जैसे दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है वह सर्वोपरि होता है।